बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई को रलन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के आज हम यूनिट 6 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट आपके 6 में जितने भी आपके क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। शेष इसके आपके 2 चैप्टर और आपके बचे हैं, 2 यूनिट और आपके बचे हैं, क्योंकि इसमें टोटल आपके 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपकी यूनिट हैं। तो उनको हम जो है बहुत ही शीघ्र करा देंगे। इसी जो है हमारे मंथ में पूरा का पूरा जो है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हमने अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी की क्लासें ऑलरेडी कवर करा दी हैं। आप जाकर जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हों उसके अकॉर्डिंग जाकर अपनी आप सारी तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, बिल्कुल फ्री में। आपको चैप्टर्स क्लासें हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी और साथ में मॉडल पेपर भी मैं सॉल्व कराता हूँ। एग्जाम से पहले पहले एक हमारा मैराथन का भी क्लास आता है, संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, जिसको आप क्लास कह सकते हो। तो यदि आप कोई भी बुक नहीं लिए हो और नहीं लेना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के माध्यम से फ्री में एकदम आप तैयारी कर सकते हो बीए की ऑल सेमेस्टर की। चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए हम सीधे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे यूनिट 6 के। तो मैंने यूनिट 5 तो मैंने आपको कंप्लीट कराया था। पेपर के यहाँ से आपको नेम मिला लेना है, यही मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी क्लासें करा रहा हूँ। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। इसका मैंने 5 यूनिट मैंने आपको कराया था। 5 यूनिट मैंने आपको कराया था कि भारत में धर्म के आधार पर राजनीति और धर्म निरपेक्षता किसे कहते हैं, पंथ निरपेक्षता के बारे में भी मैंने आपको बताया था। आज की हमारी जो क्लास है यूनिट 6 की है। यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले यहाँ से आपको यूनिट 6 आपको देखना है। यूनिट 6 में आपको पढ़ना है महिला, मतलब जो है महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, जातीय वर्ग के सम्मान के साथ सकारात्मक कार्यवाही नीतियाँ क्या है, इनके बारे में समझेंगे। बस 2 ही इसमें के आपके क्वेश्चन में दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है कराए दे रहा हूँ। तो सबसे पहले महिला सशक्तिकरण या नारी सशक्तिकरण दोनों एक ही चीज़ है, तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में जानने से पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, क्योंकि महिला मतलब होता है वुमेन हो जाएगी। उससे पहले जान लो कि सशक्तिकरण क्या होता है। सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय जो है स्वयं ले सके, इसी को हम सशक्तिकरण कहते हैं। तो महिला सशक्तिकरण का मतलब यह होता है कि जिसमें महिला जो है अपने जीवन से जुड़े सभी जो है मुद्दे, सभी निर्णय जो है स्वयं ले सके, इसी को हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। अब यहाँ से इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। इसकी सबसे पहले हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना में लिखा हुआ कि आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष जो है चर्चा का विषय है। यदि हमारे जो है ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि यत्र नार्यास्तु पूंजते रमन्ते तंत्र देवता, मतलब जो है अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है। लेकिन विडम्बना तो देखिए, नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी इसके सशक्तिकरण की अत्यधिक जो है या फिर अत्यंत जो आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ है कि उनके आर्थिक फैसले, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है। इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को जो है ऊँचा कर सकती है। तो नारी जो महिला शक्तिकरण, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि महिला जो अपने स्वयं के जो फैसले हैं, चाहे आर्थिक फैसले हो या आय से संबंधित फैसले हो, संपत्ति संबंधित फैसले हो या फिर दूसरे वस्तु से उपलब्धता से संबंधित कोई फैसले हो, जिसमें नारी जो है सारी उसको सुविधाएं मिले, अपने फैसले स्वयं कर सके, यही होता है जो है महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। अब यहाँ से और भी इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे जो है कई सारे कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को कई क्षेत्र में विकास की ज़रूरत है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों, उनके मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षस जो सोच है, सबसे पहले उनको मारना चाहिए। मतलब जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, समाज में उनको सम्मान दिलाने के लिए, एक अच्छा दर्जा दिलाने के लिए, उससे जो कह सकते हो जो उनकी सोचों को जो नीचा गिराती हैं, कुछ ऐसी सोचें हैं, राक्षसी सोचें, जो कि उनको मारना जरूरी है, तभी महिला का जो है सशक्तिकरण हो पाएगा, महिला का विकास हो पाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी राक्षसी सोच है, जैसे कि दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति जो है घरेलू हिंसा, और वैश्य व्रत मतलब होता है वैश्या, जैसे कि, और जो है मानव तस्करी, ऐसे ही जो है दूसरे विषय हैं। तो मतलब जो है यह राक्षसी सोच है जो महिलाओं के प्रति जो है कह सकते हो एक इनकी गलत धारणा है, जैसे कि दहेज प्रथा। तो इन सभी पर भी जो है कार्य होना चाहिए, इनको बंद किया जाना चाहिए,
तभी जो है महिला जो है सशक्त इसको बनाया जा सकता है। वो अपने मुद्दे जो है स्वयं जो है कह सकते हो, आर्थिक मुद्दे हो, फिर पढ़ाई से लेकर कोई मुद्दे हो, स्वयं अपने निर्णय जो है ले पाएगी। फिर यहाँ से और भी लिखा हुआ है कि अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता, जहाँ महिला अपने परिवार के साथ ही जो है बाहरी समाज के भी जो है बुरे बर्ताव से पीड़ित है। मतलब जो है आज क्या है, महिला जहाँ अपने परिवार के साथ तो पीड़ित है ही, साथ साथ बाहरी जो समाज है उसके दुर्व्यवहार से भी पीड़ित है। भारत में अनपढ़ों की संख्या में महिला का सबसे जो है अव्वल दर्जा है। मतलब जो है यदि भारत में हम अनपढ़ों की यदि हम आंकड़ा निकालें महिला और पुरुष का, तो महिला की संख्या ज़्यादा है अनपढ़ लोगों में। फिर है नारी सशक्तिकरण का असली जो अर्थ होता है तब समझ में आएगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी, उन्हें जो है इस काबिल बनाया जाए कि वे हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसला कर सके, तभी इसको जो है महिला सशक्तिकरण कहा जाएगा। बहुत ही अच्छे शब्दों में इसमें जितने भी शब्द हैं आर्टिकल में महिला सशक्तिकरण के ऊपर, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसलिए मैं इस आर्टिकल को लेके आया हुआ हूँ। तो इतना आपको लिख देना है, नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तभी समझा जाएगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी, उन्हें जो इस काबिल बनाया जाए कि वे हर एक क्षेत्र में अपने जो फैसले हैं स्वयं ले सके। यही होता है महिला सशक्तिकरण। तो इस तरह से आपको लिख देना है। मैं केवल आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, आपको कोई भी रटना नहीं है। आप अपने अनुसार भी बनाकर लिखा होगा तो आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। चलिए अब यहाँ से इसके हम अर्थ के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि मैंने इसकी परिभाषा को मैंने अभी आपको जो कि प्रस्तावना को मैंने आपको सामने रखा था। अब यहाँ से इसके हम अर्थ को भी समझेंगे। तो यहाँ से महिला अधिकार, तो स्त्री को जो है सर्जन की शक्ति माना जाता है, अर्थात स्त्री से ही पुरुष जाति का अस्तित्व माना जाता है। ठीक है, स्त्री को क्या है, सर्जन की शक्ति माना जाता है। स्त्री के द्वारा ही मानव का निर्माण हुआ है, मानव की जो है जाति का अस्तित्व माना जाता है। और इस सर्जन की शक्ति को विकसित परिष्कृत कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और अवसर की समानता का सुअवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है। मतलब महिलाओं को हर एक क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक जो है कह सकते हो सोच हो, या फिर राजनीतिक कार्य में हो, या फिर जो है आपके चाहे न्याय से संबंधित कोई मुद्दे हो, या फिर जो है चाहे कोई चीज़ स्वतंत्रता संबंधित मुद्दे हो, तो जिसमें महिलाओं को स्वयं स्वतंत्रता दी जाए, अपने मुद्दे स्वयं निर्णय ले सके अपने बारे में, जीवन के बारे में, यही होता है महिला सशक्तिकरण। हर एक क्षेत्र में अपना जो है कार्य कर सके, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, तो सारी जो है कौशल उपलब्धता प्राप्त कर सके, सारे निर्णय अपने जीवन के बारे में स्वयं ले सके, यही होता है महिला सशक्तिकरण। और भी यहाँ से दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि नारी के सामाजिक, आर्थिक स्थिति में जो है सुधार लाना। यह भी परिभाषा बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, नारी की जो सामाजिक स्थिति है, समाज में जो उसकी स्थिति है, और जो उसकी आर्थिक स्थिति है, रुपये पैसे की जो स्थिति है, उसकी स्थिति में सुधार लाना, ताकि उन्हें जो है रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की में बराबर के मौके मिल सके। ठीक है, जिससे वह जो है सामाजिक स्वतंत्रता और जो है तरक्की प्राप्त कर सके। और यह वह तरीका है जिसके द्वारा महिला भी पुरुष की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सके, यही होता है महिला सशक्तिकरण। ये भी परिभाषा बहुत ही अच्छे से लिखी हुई है। फिर अगली परिभाषा से आसान शब्दों में और भी लिखी हुई है, इसको भी समझेंगे। तो आसान शब्दों में लिखा कि महिला सशक्तिकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि इससे जो है नारी में उस शक्ति का प्रवाह होता है जिससे वो अपने जीवन से जुड़े जो फैसले होते हैं, सभी फैसले वे स्वयं ले सकती हैं, और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं, और समाज में उसके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ अब इस जो है क्वेश्चन महिला सशक्तिकरण वाला आपको स्पष्ट हो गया होगा कि महिला सशक्तिकरण है क्या। महिला सशक्तिकरण का अर्थ ये होता है महिला का जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसमें बदलाव लाना। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि महिला शक्ति का मतलब यह होता है कि जो महिलाएं होती हैं अपने जीवन से जुड़े जो फैसले हैं स्वयं ले सकें, इसी को कहते हैं महिला शक्तिकरण। ठीक है, इसकी बहुत सारी परिभाषा, लेकिन सभी का मतलब एक ही है। चलेगा, अब इसकी हम यहाँ से भारत में नारी शक्तिकरण की क्या अवधारणा है इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत में महिला शक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से जो है कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल के अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफ़ी जो है कमी आई है।
जितना सम्मान उन्हें जो प्राचीन काल में दिया गया था, मध्यकाल में वह जो है सम्मान घटने लगा था। कुछ हम इसके यहाँ से बिंदु के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि आधुनिक युग में कई जो है भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक पदों पर जो है पदस्थ थी। ठीक है, फिर भी जो सामान्य ग्रामीण महिलाएं थे आज भी अपने घर में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें जो है सामान्य स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा जैसी सुविधाएं भी जो उपलब्ध नहीं हैं। फिर दूसरा बिंदु है कि शिक्षा के मामले में भी जो है भारत में महिलाएं जो है पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी पीछे हैं। भारत में पुरुषों की जो शिक्षा का दर है वो करीब करीब 80% है और महिलाओं का जो दर है 60% है। फिर अगला बिंदु दिया हुआ है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं क्षेत्रों की अपेक्षा, मतलब जो इनका मतलब ये है कि जो शहर की जो महिलाएं हैं ग्रामीण की तुलना में काफ़ी शिक्षित हैं और भारत के शहरों में जो है जैसे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30% महिलाएं जो है कार्य करती हैं और वही ग्रामीण क्षेत्र में 90% जो महिलाएं हैं वो कृषि से संबंधित हैं और इससे जुड़े जो क्षेत्र हैं दैनिक मजदूरी वगैरह जो है करती हैं। तो इस तरह से इनके बारे में आपको बिंदु के माध्यम से लिख देना है। चलेगा, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जाति और वर्ग की सकारात्मक भूमिका पर आपको प्रकाश डालना है। तो भारतीय राजनीति में जाति और वर्ग की मान्यताओं को हम कभी नहीं भूल सकते हैं और मनुस्मृति में जो है ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि समाज को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इन सभी को जो है काम के आधार पर इनको जो है अलग अलग विभाजित किया गया था। ठीक है, लेकिन कालांतर में इसका स्थान जो है वंशानुगत हो गया है। वर्ग व्यवस्था के आधार पर ही जो विभिन्न जातियाँ अस्तित्व में आई। कोले ने जो है जाति प्रथा को आनुवंशिक माना है क्योंकि अब वंश परंपरा पर ही आधारित जातियाँ हो रही हैं और ये विभिन्न जातियाँ वर्ग अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखना चाहती हैं। जाति एवं वर्ग को भारतीय राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता है, मतलब जाति जो वर्ग है इसको भारतीय जो राजनीति है इससे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। ये एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। और जहाँ एक तरफ प्रायः सभी राजनीतिक दल द्वारा सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ उनके द्वारा जाति के आधार पर चुनावी राजनीति भी जो है की जाती है। ठीक है, क्योंकि जाति के आधार पर राजनीति की जाती है, इसलिए जाति को राजनीति से अलग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, एक प्रकार का मुद्दा हो गया है। फिर हम आगे और भी देखेंगे कि जाति एवं वर्ग ने भारतीय समाज एक और राजनीति में एक सकारात्मक भूमिका भी निभाई है। जैसे कि भारत विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं वाला देश है, क्योंकि भारत को विविधता में एकता का देश कहा गया है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, धर्मों में बहुत सारी जातियाँ एक साथ रहते हैं, सभी बहुत सारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, इसीलिए भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा गया है। ये एक प्रकार का सकारात्मक कार्य है। और यहाँ जो है विभिन्न लोग जो है वर्गों में रहते हैं, लेकिन उसमें जो है देश के प्रति जो है प्रेम भावना जो है देखी जाती है। मतलब जो है भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उसमें देश के प्रति जो है प्रेम भावना देखी जाती है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग जो है रहते हैं, उनके किसी भी प्रकार का नस्लीय भेदभाव नहीं जो है दिखाई देता है। ठीक है, फिर है प्रोफेसर रजनी कोठारी जी ने लिखा है कि भारत में जाति और राजनीति की अंतःक्रिया को स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाना चाहिए और इस जो है भ्रम से बचने का प्रयास करना चाहिए कि जाति एवं जो है वर्ग राष्ट्र की एकता के लिए बाधक है और देश की जनता जातियों के आधार पर ही संगठित है, इसलिए राजनीतिक समाज को जाति का उपभोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर है कि देश में कुछ ऐसी जातियां हैं जो किसी व्यवसाय या व्यापार को जो है पुश्तैनी मानती हैं और वे जो है पूरे समाज के लिए कार्य करती हैं। जैसे कि नाई का जो है कार्य दाढ़ी बनाना है एवं जो है सर का बाल काटना होता है। ठीक है, तो वे अपना कार्य जो है सभी जातियों के लिए करते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी जाति सभी के लिए कार्य करती हैं। धोबी सभी जो है जातियों के लिए कपड़े के जो है धुलाई करता है। पंडित जो होता है सभी जातियों के लिए शुभ मुहूर्त, शादी विवाह कराता है। और इस प्रकार जो है जाति एवं वर्ग समाज में सकारात्मक भूमिका भी निभा रहे हैं और भारत में ऐसा माना जाता है कि जातियाँ अपने ही जाति वर्ग में विवाह संबंध बनाती हैं, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा भी देखा गया है कि एक जाति के लोग दूसरे जाति में विवाह भी कर रहे हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने की परंपरा विकसित हो रही है। इस प्रकार
जातीय समाज के निर्माण में सकारात्मक भूमिका भी जो है निभा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत में जाति व्यवस्था का सकारात्मक मतलब ये होता है कि भारत में विभिन्न जो है जो कि जातियों में लोग हैं, कुछ जो है जातियाँ देखिए दाढ़ी का कार्य करती हैं, जो बाल काटना, तो वे अपने ही समुदाय की दाढ़ी बाल नहीं काटते हैं, सभी समुदाय की जातियों की दाढ़ी बाल काटते हैं। जैसे कि धोबी का कार्य होता है कपड़े धुलना, तो सभी जातियों का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के देखा जाए तो एक सकारात्मक कार्यवाही है ये, ठीक है। और जैसे कि पंडित का कार्य रहता है शुभ मुहूर्त, शादी विवाह करवाना, ठीक है, गृह प्रवेश करवाना, तो ये सभी जातियों के लिए करता है पंडित, ना कि खास अपनी जातियों के लिए। तो एक प्रकार की ये कह सकते हो सकारात्मक एक कार्यवाही होती है जाति वर्ग की। फिर आगे यहाँ से अमेरिकी लेखक जो कि रुडोल्फ महोदय जी का कहना है कि भारत में जाति व्यवस्था का लोप कभी नहीं हो सकता। मतलब इनका कहना कि जाति व्यवस्था का लोप का मतलब होता है खत्म नहीं हो सकती है। रुडोल्फ जो कि हमारे अमेरिकी एक कह सकते हो शिक्षा शास्त्री हैं, फिर समाजशास्त्री हैं, ये कहते हैं कि भारत में जाति जो व्यवस्था है इसका लोप नहीं हो सकता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, उसका स्वरूप अवश्य परिवर्तित हो सकता है। जैसे कभी वर्ग के आधार पर जातियां संगठित होती हैं, बाद में शूद्र के आधार पर दलित पिछड़ी जाति संगठित हुई, और अब ये जो है जातियां अगड़ी पिछड़ी में जो संगठित होने लगी। लेकिन ये सभी जातियां अपने को भारतीय मानती है। भारत को विभिन्न वर्गों का देश इसलिए माना जाता है कि अब जातियां वर्ग के आधार पर संगठित होने लगी हैं। जैसे कि दलित वर्ग में अनुसूचित जाति एवं जो है जनजाति के लोग आते हैं, पिछड़े वर्ग के अंतर्गत जो है सभी पिछड़ी जातियां आती हैं। लेकिन इन सभी का योगदान जो है राष्ट्र के विकास में रचनात्मक होता है। फिर है अतः जो है भारत को जातियों की विविधता वाला देश में एकता का देश माना जाता है। अब विभिन्न वर्गों जातियों के मेल से भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है, ठीक है, चलेगा। अब जाति और वर्ग की जब बात आई है तो जाति और वर्ग के थोड़ी सी हम परिभाषा को भी स्पष्ट किए दे रहे हैं कि जाति किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। इसके बीच में हम दो अंतर भी यहाँ से आपको बता देंगे, ठीक है। तो दोनों ही जो है सामाजिक संरचना के हिस्से हैं महत्वपूर्ण, लेकिन इनके बीच में कुछ अंतर है। जैसे कि जाति जो होती है, जाति एक जन्मजात जो है समूह, सामाजिक समूह। जन्मजात का मतलब होता है जाति, अब जिस जाति में पैदा हो जाओगे आप उसी जाति के कहलाओगे। जबकि वर्ग क्या होता है, वर्ग की हम बात करें, ठीक है, वर्ग की हम यदि बात करें तो वर्ग होता है सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे कि आज आपका जो समाज में जो वर्ग है कैसा है, आप गरीब वर्ग के हैं, ठीक है, मध्यम वर्ग के हैं, या हाई को आप जो है मिडिल क्लास से हैं, फिर जो है लोअर क्लास से, फिर हाई क्लास फैमिली से हैं, तो आपका समाज में स्टेटस कैसा है, स्थिति कैसी है। तो हो सकता है आप अपनी मेहनत से, अपने जो है कर्मों से आप बड़े भी हो सकते हो, अपना स्टेटस बदल भी सकते हो। तो ये जो वर्ग होता है, वर्ग जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है, जिसमें व्यक्ति की आय, शिक्षा, पेशेवर की स्थिति इसमें जो है शामिल होती है। तो इसके बीच में हम यहाँ से थोड़ा सा अंतर देखेंगे, और भी एक दिखा हुआ है। तो इस प्रकार जो है जाति जो व्यवस्था होती है जन्मजात होती है, जबकि वर्ग क्या होता है, वर्ग जो है आर्थिक कारकों पर जो है आधारित होता है, ठीक है। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। इतने ही क्वेश्चन थे आपके, जो कि दो ही क्वेश्चन में मेन आपके थे, दोनों के दोनों मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसमें अब आपके 2 चैप्टर और आपके बच्चे हैं, यूनिट 7 और यूनिट आपका 8। दोनों क्लास हम बहुत ही शीघ्र, हमारे कल तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा हिंदी का, इंग्लिश का भी सिलेबस बचा हुआ है, इसको भी हम बहुत ही शीघ्र कराने का प्रयास कर रहे हैं। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।